हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। हम लोगों ने पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 1 देख लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था लुईस अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा और आर्हीनियस की अवधारणा। उनके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे कैसे हम लोग अम्ल और क्षार को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अम्ल और क्षारों के कुछ यूज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमारे में देख लिए थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएच स्केल। क्या स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पीएच स्केल। कौन सा है? पीएच स्केल। अब ये हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग अम्ल और क्षार को डिफ्रेंशिएट करते थे, उनके ऊपर हाइड्रोजन आयन वगैरह को देख के या फिर इलेक्ट्रॉन को देख के, प्रोटॉन को देख के, इनको देख देख के हम लोग उनको एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जैसे हम लोग लेंथ नापने के लिए जब कोई भी लंबाई नापते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई है, ये लंबाई नापने के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही किसी भी अम्ल या क्षार का कि वो कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है, वो क्षारीय है या अम्लीय है, इन सब को मापने के लिए भी एक स्केल बनाया। किसने? सर्वप्रथम सोरेनसन ने 1909 के अंदर। और उस मापने के स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ये पीएच स्केल पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, उसको बोला जाता है लॉग। क्या बोल देते हैं हम? लॉग। ये लोग अपने राजस्थान में मर्दों को बोला जाने वाला लॉग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये है मैथमेटिकल लॉग, जो कि मैथ्स के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है। लॉग देखने हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है जी, थोड़ी बहुत गणित तो पढ़ रखी होगी। हम लोगों ने मान लो यूं लिखा कि 2 की पावर 4, तो इसका जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 2 बराबर कितने आ गए? 16 आ गए। मतलब क्या हुआ कि 2 की घात 4 बराबर कितना आ गया? 16 हमारे आ गया। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, देखो जी, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो इसको यूं लिख दिया मैंने कि 4 की घात 2 बराबर भी कितना होता है? 16 होता है। ठीक है जी। ऐसे लंबी संख्याओं को शॉर्ट में सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स वालों ने क्या बना दिया? एक लॉग बना दिया। क्या बना दिया जी? लॉग बना दिया। लॉग टू द बेस, अगर मैं 4 लिख के यहाँ पे 16 लिख देता हूँ तो इधर क्या आंसर आएगा? इसको तो बोलते हैं हम लोग पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। पावर, या फिर हिंदी में बोला जाता है इसको घात। इसको बोला जाता है, ये जो नीचे संख्या होती है इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है जी? बेस। या फिर जिसको बोला जाता है आधार। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आधार। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पावर है वो और जो आगे वाला हमारा रिजल्टेंट होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, वो दोनों दे देता है। लॉग के इसको बोलते हैं बेस। क्या बोला जाता है? इसको जो नीचे लिख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेस। लॉग टू द बेस 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो जी, 4 को कितनी बार गुणा करें कि 16 आ जाए? 4 को इससे खुद से ही कितनी बार गुणा करें कि 16 जाए? देखो जी, 4 को अगर 2 बार गुणा कर रहे तो क्या आ रहा था? 16 आ रहा था। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2। वैसे ही अगर मैं लिख देता हूँ log टू द बेस 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 16, तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? देखो जी, 2 को अपने आप से कितनी बार गुणा करूं कि 16 जाए? 2 को अपने आप से कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 4 बार, तब जाके 16 रहा है। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे 4। ठीक है जी, ये तो था 2 को लेके केस। अब मोस्टली हमारे लॉग के केस में क्या होता है? मोस्टली हम लेते हैं बेस 10। क्या लेते हैं? log टू द बेस 10 और इधर लिख दिया मैंने 1000। ठीक है जी। तो देखो जी, 10 को कितनी बार गुणा करूंगा कि 1000 आएगा? 10 को मुझे पता है कि ये क्या है? 10 की पावर 3 है, तो 10 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तब ये संख्या आ जाएगी। ठीक है जी। अगर मैं लिख दूं log टू द बेस, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम लोग, log टू द बेस 10
और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 to 1 के पीछे 1 लाख, 1 लाख लिख दिया, या 1 के पीछे 5 जीरो। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं log टू द बेस 10 और 10 की घात 5, ठीक है जी, 10 की घात 5 लिख सकता हूँ। 10 को कितनी बार गुणा कर रहा है वो, 5 बार, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। क्या हो गई जी, 5। इन सब से एक निष्कर्ष निकाला कि अगर log के बेस में 10 हो, क्या हो, 10 हो, तो देखो ज़्यादा मायने नहीं रखना, जो भी यहाँ पे 10 की घात आ रही है सेम डिटो वही एज इट इज यहाँ पे लिख रहे हैं। तो log के बेस में हम लोग 10 ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं लिख दूं log और यहाँ पे लिख दूं 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 100। क्या हो गया जी, 100। log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे नीचे मैंने बेस 10 नहीं लिखा, तो भी हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं है बेस में, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ठीक है जी। एक और देख लेते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि देखो अपन ने क्या किया था, log 10 की घात 5 था, तो ये 5 डायरेक्ट मैंने उठा के यहाँ पे पटक दिए मान लो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 log और 10, और यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू कितनी आई, 5। तो log 10 की जो वैल्यू है, log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे, 1 आ जाएगी। log 10 की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स कितनी होगी, log 10 विल बी इक्वल्स टू 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और इसी से एक फॉर्मूला, ये देखो, ये देखा आप लोगों ने, इसी से एक फॉर्मूला निकल के यूं आ जाता है कि मान लो लिखा हो हमारे log m टू द पावर n, m की घात n लिखा हो, तो इसको लिख सकता हूं मैं, ये जो घात है ये उठ के यहां पर आगे आ जाएगी, और इसको लिख सकता हूं मैं n log m, n log m। ये एक फॉर्मूला है जो कि हमारे 10th की बुक के अंदर भी है, गणित के लिए, गणित के अंदर एक फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ये सारा pH स्केल बेस्ड है। इसी फॉर्मूले को पुटअप करके हम लोग pH निकालते हैं, जिसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन निकाला जाता है, वो कैसे आयोनाइजेशन कैसे निकाला जाता है अभी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है जी। अब मान लो इसके ऊपर बेस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हो आ जाए वहाँ पे कि, इधर लिख देता हूँ साइड में, log 10 टू द पावर -7 लिखा हो, 10 की घात -7 लिखा हो, तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे -7 log और 10। अब log 10 की तो वैल्यू 1 थी ही, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। तो 1 को इस -7 से गुणा किया तो कितना आ गया, -7 आ गया। तो log 10 टू द पावर -7 की वैल्यू कितनी आ गई, -7। log का क्लियर है मामला। अब log जो है वो खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर का टॉपिक था pH स्केल। वो देखो जी, एक्चुअल में pH स्केल में क्या होता है, पहले रब कर देता हूं इसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो pH है हमारा, क्या है जी, pH, 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, एक है P, दूसरा है H। P एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस, क्या है, पोटेंस, पोटेंस या फिर पुशांश, क्या है, पुशांश, जिसका मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर, पावर या शक्ति। और इधर जो H है इसका मतलब लिया उन्होंने हाइड्रोजन से, किसे लिया जी, हाइड्रोजन। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सोरेनसन। क्या था जी, सोरेनसन। इन्होंने 1909 के अंदर, जैसे लंबाई को मापने के लिए फीता यूज में लिया जाता है, वैसे ही अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारकता, मान लो किसी स्ट्रिप को डुबाया जाए और उसमें एक निश्चित कलर आ जाए किसी स्ट्रिप पे, या फिर उसमें उपस्थित H+ आयनों के अकॉर्डिंग हम लोग कोई निष्कर्ष निकालते हैं, या फिर एक pH स्केल पे उसकी वैल्यू निकालते हैं log के थ्रू,
तो उसको बोला जाता है पीएच स्केल। और उसी पीएच स्केल की वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि वो कितना तो एसिडिक है, कितना अम्लीय है, या फिर कितना क्षारीय है। तो पीएच से हमारा तात्पर्य हो गया यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हो गई पीएच की फुल फॉर्म। और उन्होंने अपने कहा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने वाले स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। क्या बोल दिया उन्होंने? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने वाले स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। शॉर्ट में ये हो गया। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं ना, ये किसका है? सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता का वो है यो। ठीक है जी, आगे बात समझ में आगे चला। चलो जी, जब ये स्केल आया तो इससे क्या नापा हम लोगों ने कि जितना नीचे होगा, जितनी वैल्यू कम होगी वो उतना ही अम्लीय होगा, और जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही क्षारीय होगा। एक्चुअल में ये जो H+ आयन है इसकी वैल्यू मिनिमम तो हो सकती है हमारी 10⁻⁻14, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है हमारी 10⁻0। मतलब न्यूनतम जो वैल्यू है वो तो हो सकती है 10⁻14, और जो अधिकतम वैल्यू है वो हो सकती है हमारी 10⁻0। और हमारे पीएच स्केल पे वैल्यू निकालने के लिए हमारे सोरेनसन साहब ने बताया कि किसी भी लॉग का ऋणात्मक लॉगरिथम लेंगे। किसका ऋणात्मक लॉगरिथम लेंगे? H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग लेंगे। क्या लेंगे जी? ऐसे डिफाइन कर दिया उसने कि H+ जो आयन है इसकी सांद्रता का, किसकी? सांद्रता का ऋणात्मक लॉग। क्या लेंगे? ऋणात्मक लॉग। भाई लोग आप लुगाई मत ले लेना, राजस्थान से हो, लोग कर रहे हो तो कहीं लुगाई ले लो। ऋणात्मक लॉग ले लेंगे। अब ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और लॉग मतलब लॉग। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये रही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये कितने से कितने तक हो सकती है? 10⁻⁻14 से 10⁻0। मतलब ये यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लिख रहा हूँ मैं यूं। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H+ लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को शो कर रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। अब एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो क्या है? सॉल्यूशन है कोई भी, इसके अंदर खूब सारे पार्टिकल्स होंगे, अणु परमाणु जो भी है पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब इसके अंदर क्या होता है साहब? H+ आयन जो है ये मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। जैसे ये H+ आयन मुक्त होगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी होगा। क्या होगा? इसके अंदर थोड़ा सा H2O होगा। ये H2O इसको बुला लेगा कि भैया आजा, मुक्त नहीं रहने देंगे तुझे, कोई पकड़ के खा जाए तो। ठीक है जी, तो ये H2O क्या करेगा? इसको H+ आयन को अपनी तरफ बुला लेगा, और बुलाने से ये H2O जाएगा H3O+, हाइड्रोनियम आयन ये बना लेगा। इसलिए कभी कभार क्या करते हैं, यूं लिखा आ जाए वहां पे कि -log ऑफ H3O+ आयन, अगर यूं लिखा आ जाए तब भी आप कंफ्यूज मत होना। और हम लोगों ने पहले लॉग के अंदर देखा था कि जहां पे बेस कुछ नहीं होता है वहां पर ऑटोमेटिकली बेस कितना लिखा होता है। मतलब दिमाग में बिठा के चलो, यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ तो आप लोग ये मान लो कि यहाँ पे बेस क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बेस 10 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है जी? यहाँ पे बेस 10 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो ये दिया साहब सोरेनसन साहब ने अपने को झटका पीएच स्केल नाम का। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि न्यूनतम वैल्यू तो -14, 10⁻⁻14, और अधिकतम वैल्यू 10⁻0। देखिए रख के देखता हूं मैं, यहां पे अगर रखता हूं मैं -log
ऑफ 10 टू द पावर -14। तो देखो जी, इसको सोल्व करता हूं अब मैं। जो अभी पहले log का सोल्व करना सीखा था हम लोगों ने, तो क्या होगा, ये -14 उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने माइनस ऑफ -14 और log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, और ये आ जाएगी 14 × 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आ गई जी 14। ठीक है जी, ये तो गया 14। तो ये H प्लस आयन की सांद्रता अगर न्यूनतम होगी तो ये प्रबल क्षार होगा, और अगर H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिकतम होगी तो देखो जी क्या होता है। इसको लिख दूंगा मैं माइनस ऑफ log 10 टू द पावर 0। ये 0 यहाँ से उठ के आगे आ जाएगा, आगे आने के बाद माइनस ऑफ 0 × log 10, और 0 ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है, तो ये साइन यहाँ से हटा देंगे, और 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 0 आ जाता है। और अगर pH स्केल पे इसकी वैल्यू 0 है तो ये क्या है, प्रबल अम्लीय है। ठीक है जी, प्रबल अम्लीय। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि H प्लस आयन की सांद्रता अगर अधिकतम होगी, H प्लस आयन की सांद्रता अगर अधिकतम होगी तो वो क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा, और H प्लस आयन की सांद्रता न्यूनतम होगी तो क्या होगा जी, प्रबल क्षार होगा। H प्लस आयन की सांद्रता न्यूनतम से आप लोग इस तरीके समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि उसमें H प्लस आयन है ही नहीं, या H प्लस आयन है लेकिन कम है, ऐसा नहीं समझना है। इसको यूँ समझ लो कि H प्लस आयन तो है उसमें, H प्लस आयन तो है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इनसे ज़्यादा है। जो OH माइनस आयन है ये H प्लस आयनों की तुलना में ये OH माइनस वाले आयन उस विलयन में ज़्यादा है, इसलिए वो कौन सा है, क्षारीय है। और इधर H प्लस आयन ज़्यादा है तो ये अम्लीय है। ये हम लोगों ने हमारी लुईस की अवधारणा और ये जो जितने भी ब्रोंस्टेड, लोरी, आर्हीनियस, उनकी अवधारणा में पढ़ा था कि H प्लस ज़्यादा तो अम्ल, H प्लस कम तो क्षार। इतना हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने एक स्केल बनाया था कि 0, अगर pH स्केल पर मान 0 आए तो वो अम्लीय, और pH स्केल पर मान 14 आए तो वो क्षारीय। लेकिन ये उदासीन का अब तक हम लोगों ने नहीं देखा। उदासीन के केस में क्या होता है, ये जो सांद्रता होती है, क्या होती है, सांद्रता H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की सांद्रता 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर होती है। कितनी होती है, 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। तो इसको जब log के अंदर हम लोग रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log 10 टू द पावर -7। तो ये -7 उठ के आगे आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 7, और log 10 की वैल्यू 1, तो 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो 1। तो ये जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री से लेके आप ले लो अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री सेल्सियस ले लो, 25 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो उस रूम टेम्परेचर पर जो नॉर्मल हमारा शुद्ध जल होता है उसका pH 7 रहता है, और pH 7 मतलब वो उदासीन, यहाँ पर है हमारा 7, इधर 0। 7 से अगर कम होगा pH, 7 से इधर चलूँगा तो ये क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे जी, अम्लीय। और अगर मैं इस pH 7 से इधर की तरफ चलता हूँ तो ये क्षारीय हो जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा ये प्रबल क्षारीय होते जाएंगे, और 7 से जैसे जैसे इधर चलता जाऊँगा ये इधर चलने पर 0 जो है, अगर किसी भी चीज़ का pH स्केल पे 0 मान आ रहा है तो प्रबल अम्लीय है, और अगर pH स्केल पर 14 मान आ रहा है तो वो प्रबल क्षारीय है। बात समझ में आई जी। तो इधर अम्लीय कौन कौन से लिए थे अभी हम लोगों ने, जैसे HCl लिया था हम लोगों ने, वो कौन सा था, अम्ल था। इधर ले लो
NaOH ले लिया था हम लोगों ने, कौन सा ले लिया था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय था। ऐसे ये उदासीन के अंदर ले लेंगे हम लोग जल, क्या ले लेंगे, वर्षा का जो जल होता है ये कौन सा होता है, उदासीन होता है। दूसरा आप लोग बोल सकते हो जो जठर रस है, जठर रस में निकल रहा था HCl, तो ये हो गया। नींबू पानी ले लो, नींबू पानी कौन सा हो गया, अम्लीय हो गया। इधर ले सकते हैं अपन लोग, वो अभी हम लोगों ने पीछे वाले में देखा था कि अगर हमारे एसिडिटी हो गई थी तो हम लोग क्या ले रहे थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, क्या ले रहे थे, MgOH2, ये ले रहे थे। तो ये भी क्या हो गया, हमारे क्षार हो गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल से याद रखने हैं आप लोगों के, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये तो नाम याद रख लेना आप लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंटा एसिड। क्या बोला जाता है हमारे फ्रेंड्स, एंटा एसिड। अब लोग इसको यूं याद रख लो कि एंट यानी चीटी, और चीटी निकालती है एसिड, क्या निकालती है, चीटी एसिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोला जाता है, एंटा एसिड। पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एंटा एसिड के रूप में MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है जी, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा पीएच स्केल। हम लोगों ने देख लिया कि अगर पीएच वैल्यू कम तो वो अम्ल, और पीएच वैल्यू ज़्यादा तो वो क्षार। देखते हैं पीएच का क्या महत्व है, पीएच के एक्चुअल में जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें क्या क्या यूज़ रहते हैं हमारे, 2-4 यूज़ देख लेते हैं और क्या है हमारे फ्रेंड्स। पहला यूज है, मान लो हमारे पेट में एसिडिटी हो गई। हम लोग जब से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिडिटी खूब नाम बोल लिया है, पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एसिडिटी हो जाती है पेट में तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटा एसिड। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेट में अगर एसिडिटी हो गई तो लोग क्या बोलते हैं कि माँ कल ये तो ठंडो लिया, ठंडा की बोतल। जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स को गाँव के अंदर ठंडा की बोतल बोला जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, लो लेवल के क्षार मिलाए जाते हैं जिससे वो उनका माध्यम थोड़ा सा क्षारीय होता है। और जैसे ही हम लोग वो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे पेट में वो जो HCl क्या निकलता है इसके अंदर, उधर में अम्लता का मेन कारण होता है जठर रस। क्या होता है जी, जठर रस। और जठर रस में क्या होता है, HCl। अब आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे जो पेट की अंदर की दीवार है, हमारे जो आमाशय है उसके अंदर की जो दीवार बनी है वो भी HCl की ही है, और अंदर जो निकलता है वो भी HCl ही है। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो अंदर वाला HCl कभी कभी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कुछ उल्टा पुल्टा खाने से अंदर मान लो HCl या जठर रस ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, वो काम नहीं आ रहा। तो काम नहीं आ रहा तो कुछ तो अंदर जाके कमाल दिखाएगा, तो वो पेट की दीवार पर कुछ अपना कमाल दिखाने लग जाएगा और अपने को फिर वही खट्टी अडगारे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिटाने के लिए दुर्बल क्षारक हैं। कौन सा है, दुर्बल क्षार, या जिसको बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में एंटा एसिड। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एंटा एसिड। ये है हमारा MgOH2। क्या है, MgOH2 या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक दुर्बल क्षार है, और इधर ये क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्ल। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, ये उदासीन हो जाएंगे और अपने पेट का काम वापस सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। ठीक है जी, अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो वो लवण और पानी मिला के उदासीन हो जाते हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने अम्ल की रिएक्शन किससे करवा दी, क्षार से करवा दी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने के बाद अपना पेट वापस नॉर्मल सिचुएशन में जा। ये तो हो गया पहला यूज। दूसरा देखो जी, दंत क्षय। क्या होता है, एक्चुअली मान लो ये हमारा दांत है। क्या है, दांत। तो दांत के ऊपर एक परत बनी होती है। क्या बनी होती है, परत, जिसको बोलते हैं हम लोग एनेमल। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एनेमल। ये हो गई जी हमारे एनेमल की परत। वैसे तो ये जो एनेमल की परत है, ये दांत की ये जो परत है, ये वाला भाग है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, कभी भी गलता सड़ता नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता है
कि ये यहाँ पर थोड़ा सा अम्लीय मीडियम होता है, थोड़ा सा अम्लीय माध्यम होता है, ठीक है जी। और वो होता है हमारा 6.5 pH, उसका मान कितना होता है 6.5। अब एक्चुअल में क्या होता है, रात को खाना खाया, दांतों के बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है, दांतों के अंदर ऐसे थोड़े से मतलब छेद छेद बने होते हैं, कभी दाढ़ों में झांक के देखना, ऐसे बना होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोगों ने खाना खाया तो वो चिपक के इसकी साइज कुछ ऐसे बना दी, और यहाँ पर वो जो खाना है वो यहाँ पर बैठ गया साहब, ये जम गया और ये फ्लैट बना दी यहाँ की स्ट्रक्चर। अब क्या हो गया, हम तो खाना खा के सो गए, अपना काम करके सो गए। अब यहाँ से आए छोटे छोटे बैक्टीरियाज, चलते चलते आया कि भैया तूने काम तो कर दिया लेकिन थोड़ा सा अधूरा किया, अब हम लोग अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, यहाँ पर थी वो एनिमल की परत, कहाँ पर थी, यहाँ पर क्या थी, एनिमल की परत लगी हुई थी। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको भोजन को गलाना स्टार्ट कर देंगे। गलाते ही यहाँ का जो पीएच है, यहाँ का पीएच हो जाएगा साहब 5.5, और जैसे ही 5.5 से नीचे पीएच पहुँचा, यहाँ पर ये जो एनिमल है इसके अंदर छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, छेद हो जाएगा, और ये दांत की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। इस क्षय को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे भोजन फंसा इसको यहाँ से उसी टाइम या तो निकाल दो। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं, टूथब्रश, तो वो टूथब्रश करके निकाल सकते हैं। दूसरा एक और आप लोगों ने देखा होगा, जो कोलगेट है, क्या है, कोलगेट, ये कौन सा होती है, बेसिक मीडियम होता है। कौन सा होता है, बेसिक मीडियम होता है, ये क्षारीय होता है। इसलिए अगर हम लोग कोलगेट करते हैं या फिर कोई भी जो क्षारों का कोई भी पानी होता है या ऐसी कोई दवाई जो क्षारीय हो, उससे हम लोग कुल्ले कर ले उसी टाइम पे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो एसिड है, ये 5.5 अम्लता वाला एसिड है, ये एसिड इस क्षार से खत्म हो जाएगा और दांत का मामला, यहाँ का माहौल नॉर्मल हो जाएगा। ये जो भी अपने फंसे हैं अपशिष्ट खाना खाने के बाद में वो निकल जाएंगे, तो यहाँ पर ये समस्या नहीं आएंगी, और यहाँ का नॉर्मल पीएच जो है 6.5 का 6.5 बना रहेगा, और यहाँ पे हमारा एनिमल जो है वो जो का त्यों बना रहेगा, कोई दंतक्षय नहीं होगा। तो दंतक्षय को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो रात को सोने से पहले जरूर मंजन करें। अगर आप लोगों के फ्लोराइड ही है पानी में तो थोड़े थोड़े पीले तो होंगे, लेकिन उनको भी हम लोग ब्रश करके साफ रख सकते हैं ताकि हमारे दांतों में क्षय नहीं हो, जिसको राजस्थान में बोला जाता है डाढ़ काणी पड़गी। वो डाढ़ काणी पड़ने का लक्षण यही है, दंत क्षय। वहाँ पे क्या होता है, भोजन फंसा हो रह जाता है और रात में उस भोजन को बैक्टीरिया सड़ा देते हैं। सड़ने के बाद पीएच डाउन हो जाता है, और जैसे ही पीएच डाउन होता है एनिमल खत्म हो जाती है, और वहाँ की एनिमल खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा होने के बाद हम लोग बोल देते हैं साहब दांत खराब हो गया। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, कीटों का डंक मारना। मान लो आपके चींटी खा जाती है। क्या खा जाती है जी, चींटी। तो आप लोग देखते हो जो स्किन है, नॉर्मल स्किन यूं है, जैसे ही चींटी खाएगी ये यहाँ पर थोड़ा सा फफोला हो जाएगा, और हमारे को यहाँ पर भयंकर जलन लगेगी, खुजली चलेगी। कौन खाने पर, चींटी। कितना सा छोटा सा जीव है, लेकिन ये खाने पर क्या होता है, इतनी भयंकर जलन से वहाँ पे खुजली चलती है बहुत तेज, और यहाँ पे थोड़ी सी सूज जाती है स्किन, यहाँ पे फफोला हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, चींटी के डंक के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है जी, एसिड। कौन सा एसिड होता है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल। ये होता है चींटी के डंक में। अगर चींटी ने डंक मारा और हम लोगों ने हैंड टू हैंड इस पे कोई बेस लगा दिया, क्या लगा दिया, बेस या क्षार यूज कर दिया यहाँ पर, तो ये उदासीन हो गया, यहाँ का मामला सेट हो जाएगा। और अगर चींटी के काटने पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लगाया तो ये एसिड अपना काम करता रहेगा और हमने को परेशान करता रहेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग एसिड यूज में लेते हैं, मान लो चींटी काट जाए या फिर मधुमक्खी, कुछ भी जिनके डंक के अंदर एसिड होता है, वो एसिड हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए डेंजरस होता है, और उसके प्रभाव को रोकने के लिए हम लोग एक बेस, एक क्षार का यूज करता है जिसका नाम है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है NaHCO3। अगर हम लोग इसका यूज करें तो ये क्या करेगा, इस एसिड के प्रभाव को रोक देगा, वहां पे उदासीन हो जाएगी और अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि एसिडिक रेन होने लग गई। अब जो भी बारिश होती है वो बारिश का पानी, पहले पीएच होता था उसका 7, कितना होता था बारिश के पानी का पीएच 7 होता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये कम हो गया। क्या हो गया, ये कम हो गया। एक्चुअल में होता क्या है, उद्योगों से खतरनाक गैसें निकलती है। मान लो एक गैस निकली उद्योगों से SO2, और ये जब जल के साथ मिली तो ये बना लेती है साहब एक प्रोडक्ट H2SO4, और ये H2SO4 क्या है, अम्लीय है। ये जब बारिश के पानी के साथ मिलेगा और बारिश के पानी के साथ ही धरती पर आएगा तो वो कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा, और ये पीएच क्या हो जाएगा, 7 से डाउन हो जाएगा, जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। इसी अम्लीय वर्षा का नतीजा है कि जो ताजमहल है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक जानकारी देता हूं, जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ गया है। उसके पीला पड़ने का यही रीजन है अम्लीय वर्षा। इसने क्या किया, इस अम्ल ने उसके संगमरमर के पत्थर के साथ रिएक्ट किया और उसका कलर चेंज कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं है, या हम लोग जो भी पोल्यूशन कर रहे हैं उसको कम से कम करें, उसको वायु में भी कम से कम छोड़ें, क्योंकि वायु में छोड़ने का नतीजा है ये अम्लीय वर्षा। इससे हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो जाती है, कई जानवरों के ऊपर ये इफेक्ट डालता है, और पीने का पानी भी शुद्ध नहीं रह जाता है, जिससे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं बाद में इसको पीने से। ठीक है जी, तो ये हो गया अम्लीय प्रभाव के, वर्षा के दुष्प्रभाव, जो कि हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है मृदा की पीएच। अब आप लोग सोचोगे मृदा की पीएच निकालने से क्या फायदा। देखो जी, अलग अलग फसलें, कई टाइप की फसलें होती है और सब अलग अलग टाइप की मिट्टी में बोई जाती है। कोई फसल ऐसी होती है जिसको ज़्यादा हम लोगों को उर्वरक देने की आवश्यकता होती है, और वो उन उर्वरकों में अमोनिया, नाइट्रोजन वगैरह ऐसे कुछ हम लोग देते हैं, यूरिया वगैरह। तो एक्चुअल में अगर हम लोग मृदा की पीएच निकाल लें कि इसकी पीएच क्या है, उस पीएच के अकॉर्डिंग ही हम लोग उस पे फसल का चयन करें, क्योंकि अलग अलग पीएच पे अलग अलग फसल बोई जाती है। तो किसी निश्चित पीएच की निश्चित फसल को पकड़ लें तो वहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। नॉर्मल जो दूसरी फसलें बोते हैं हम लोग, उनकी तुलना में हम लोग उसी ज़मीन पर ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गए हमारे पीएच के कुछ यूज। बाकी और भी कई यूज है, जैसे लेबोरेटरीज के अंदर हम लोग किसी भी रसायन का पीएच निकाल सकते हैं। भाई इसका पीएच कितना है, इससे हम लोग क्या यूज ले सकते हैं। कोई दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है, उसका हम लोग डिसाइड किससे करते हैं, पीएच से ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।